हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग फांसीवाद को पढ़ेंगे, जानेंगे फांसीवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा को जानेंगे और फिर इसकी विशेषताएं और इसकी जितनी भी प्रक्रिया है सारी प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले फांसीवाद का अर्थ क्या है। फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द फैसियो से हुई है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का बांधा हुआ गट्ठा। एक लकड़ी का बांधा हुआ गट्ठा को फांसीवाद कहा गया है इटालियन भाषा में। यह शब्द रोम में राज चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें लकड़ियों के साथ एक कुल्हाड़ा भी रखा जाता था। लकड़ी का गट्ठा एकता का प्रतीक है और कुल्हाड़ी राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक था। इटली में मुसोलिनी द्वारा इस चिन्ह को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाए जाने के कारण फांसीवादी पार्टी द्वारा अपनाई जाने वाली विचारधारा को फांसीवाद कहा जाने लगा। मुसोलिनी ने फांसीवाद का विकास किया और इसे अपने दल का विचारधारा भी बनाए रखा। उसने उदारवाद, लोकतंत्र, साम्यवाद, व्यक्तिवाद का पूर्ण विरोध किया और वहाँ पे निरंकुशवाद, उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद तथा पूंजीवाद का समर्थन किया। इसीलिए फांसीवाद से एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जो लोकतंत्र तथा उदारवाद का प्रबल विरोध करती है और उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, पूंजीवाद, सर्वाधिकारवाद का समर्थन करती है। मुसोलिनी ने कहा है कि फांसीवाद वास्तविकता पर आधारित है। हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा कार्यक्रम कार्य करना है, न कि केवल बातें करना है। मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा लक्ष्य प्रत्येक कार्य द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाना है। इसीलिए हम समय और वातावरण के अनुसार कुलीन तंत्री भी हैं और लोकतंत्रवादी भी, रूढ़िवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, प्रतिक्रियावादी भी हैं और क्रांतिकारी भी हैं, नियमवादी भी हैं और नियम विरोधी भी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि फांसीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने को मानव समाज के केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों के नए ढंग से संगठित करने का प्रयास भी करती है। ये जो है फांसीवाद है। इस संबंध में C.D. वर्सन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल आइडियाज में फांसीवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि फांसीवाद एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है। क्या कहा है? फांसीवाद एक ऐसा सामाजिक भी है और राजनीतिक भी, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जिसे राजनीतिक तथा सामाजिक पुनर्व्यवस्था का जो है सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना है, यानी कि फिर से इसका गठन करना है। इस संबंध में एवनस्टीन ने फांसीवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि फांसीवाद एक एकाधिकारवाद या एकाधिकार प्राप्त दल द्वारा शासन तथा समाज का सर्वसत्ता अधिकारीवादी संगठन है, जो कि अत्यधिक जातिवादी, राष्ट्रवादी, सैनिकवादी और साम्राज्यवादी भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि फांसीवाद एक अवसरवादी विचारधारा है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि हम अवसरवादी भी हैं, प्रकृतिवादी भी हैं, यानी टोटल जितनी भी एक राजनीति में होता है उन्होंने सारी कहानी कह डाली है कि हम ये सारे विचारधारा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फांसीवाद जो है एक अवसरवादी है, क्योंकि जब जैसा अवसर मिला वो अवसर को गंवाता नहीं है, उसका उपयोग करता है, उसका जो है वह फायदा उठाता है। तो जो प्रजातंत्र, राजनीतिक दल स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद आदि मानवीय मूल्यों के प्रश्नों का विरोध करती है और आवश्यकता अनुसार उग्र राष्ट्रवाद,
जाति श्रेष्ठता, परंपरावाद, युद्धवाद, निरंकुशवाद आदि का समर्थन करती है। तो इसीलिए यह एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित राज दर्शन होकर ऐसे विचारों का योग है जो विभिन्न स्रोत से ग्रहण किए हैं और इसका उद्देश्य इटली की जनता का लोक कल्याण करना था। अब आइए जानते हैं कि फांसीवाद का उदय कैसे हुआ और ये कैसे कैसे इसका विकास हो गया, क्योंकि फांसीवाद भी शुरुआत में एक अच्छे विचारधारा लेकर के जो है उभरा था और फिर ये सरकार में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इटली के लोग भी इन्हें अच्छे विचारधारा के तहत ही जो है इसे अपना सरकार बनाया था। लेकिन ये जो फांसीवाद हुआ और फिर इसका धीरे धीरे विकास कैसे हो गया, जिससे कि ये बाद में लोग जो है इस फांसीवाद शब्द से ही घृणा करने लग गया और अभी के समय में फांसीवाद कहीं भी नहीं है, इसका नामो निशान नहीं है। तो आइए जानते हैं कि फांसीवाद का उदय कैसे हुआ और इसका धीरे धीरे विकास कैसे हो गया। तो फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी इटली में फांसीवाद के तत्व विद्यमान रहे हैं, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी कुछ कुछ जो है इस टाइप का विचारधारा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है यह इसका उदय हुआ और 16वीं शताब्दी में मैकियावेली ने भी इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित करने का सपना देखा था। 1861 में राजा विक्टर इमैनुएल द्वारा भी ऐसा संगठित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने का कार्य कोई नहीं कर सका। प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था और युद्ध की समाप्ति के बाद उसके विजयी मित्र राष्ट्रों ने ना तो उसे युद्ध की लूट का हिस्सा दिया और ना ही उपनिवेश दिए। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसके साथ जो धोखा हुआ उसी के साथ जो है फांसीवाद का उदय हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण इटली की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ाने लगी थी। देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। उधर रूस भी साम्यवादी अधिनायक तंत्र स्थापित हो चुका था। फ्रांस में भी श्रमिक आंदोलन शुरू हो चुका था। इटली की गणतंत्रीय सरकार भी इस प्रकार के खतरे से भयभीत थी कि यहाँ भी जो क्योंकि आर्थिक रूप से बुरी तरह हुआ ध्वस्त हो चुका था, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और उधर रूस में भी साम्यवादी यानी अधिनायक तंत्र स्थापित हो चुका था। तो इन सब चीज़ों से जो है जो इटली की गणतंत्रीय सरकार थी उसे मन में भय भी था और खतरा भी था। इसीलिए अराजकतापूर्ण वातावरण में इटली को संभालने वाले नेतृत्व की आवश्यकता थी। ऐसे समय में मुसोलिनी ने 1925 में गणतंत्रीय सरकार को भंग करके इटली में फांसीवादी दल की सरकार जो है उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद 23 मार्च 1919 को प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में जैसे आ गया जर्मनी, इटली, जापान के पराजित होने के बाद उन पर वर्साय संधि की जो है अन्यायपूर्ण शर्तें थोप दी गई थी। किसके द्वारा? मित्र राष्ट्र के द्वारा। मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो है ये धुरी राष्ट्र के ऊपर जो है वर्साय की संधि के द्वारा अनाप शनाप जो है शर्तें लगा दी गई थी और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए इटली में मुसोलिनी ने फांसीवादी ताकतों का विकास किया। उसके साथ ही जर्मनी में भी हिटलर ने फांसीवादी व्यवस्था का ही विकास किया था। हिटलर की विचारधारा को नाजीवाद कहा जाता है और मुसोलिनी के विचार को फांसीवाद कहा गया, लेकिन उसमें भी फांसीवाद जैसे गुण थे। मुसोलिनी ने कहा कि इटली भव्य परंपराओं वाला देश है और इसे अपना खोया हुआ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था प्राप्त किए बगैर ये चैन से नहीं बैठ सकता है।
उसके बाद फांसीवाद इटली और जर्मनी की सीमाएं लांघ कर पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया, यूनान, पुर्तगाल, इन सारे देशों में जो है ये फांसीवाद फैल गया था। 1939 में स्पेन में जनरल फ्रांको ने फांसीवाद शासन की स्थापना की। पुर्तगाल में पहले ही सालाजार ने तानाशाही जो है शासन व्यवस्था को स्थापित किया जा चुका था। तो इसी टाइप से जो है, इसी तरह जो है फांसीवाद का उदय होता है। फांसीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध में जो इन्होंने मित्र राष्ट्रों का जो साथ दिया था, और मित्र राष्ट्र को साथ देने के बाद उन्होंने जो शर्तें रखी थी कि आपको मित्र राष्ट्र में साथ देने के बाद जो है आपको ये जगह वो जगह, जो जगह उसके आसपास की थी, तो ये जगह जो है आपको दिया जाएगा। लेकिन नहीं दिए जाने के कारण और फिर जो वादाएं थी वो उन सारी बातों को पूरी तरह से जो है मित्र राष्ट्र जो है अवहेलना कर दिया, और इस तरह से जो है इसको धोखा दिया गया। उसके बाद से जो फांसीवाद का जो है विकास होता है। अब आइए जानते हैं कि फांसीवाद की विशेषता क्या है। फांसीवाद की विशेषता को हम पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे, एक एक करके 15 पॉइंट है फांसीवाद की विशेषता। उन 15 पॉइंट को हम एक एक करके एक एक पॉइंट को समझेंगे और उसे डिटेल से जानेंगे। तो फांसीवाद एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित विचारधारा नहीं है, यह आवश्यकता अनुसार ग्रहण किए गए फांसीवादी सिद्धांतों का समूह है। ये जो है फांसीवाद जो विचारधारा आया, यह कोई योजनाबद्ध तरीका से नहीं लाया गया, यह जो है आवश्यकता अनुसार इसे ग्रहण किया गया। और फांसीवाद का प्रतिपादन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है, इसमें समय समय पर फांसीवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों ने कुछ न कुछ नया जोड़ा है। इस आधार पर फांसीवाद की प्रमुख विशेषताएं तथा सिद्धांत आया। अब आइए जानते हैं फांसीवाद की जो पहली विशेषता है या सिद्धांत कहिए, दोनों फांसीवाद का एक ही है। विशेषता भी आएगा तो भी यही लिखना है, और फिर सिद्धांत भी आएगा तो भी यही लिखना है। इसकी पहली विशेषता है सर्वसत्तावादी तथा सर्व अधिकारवादी राज्य का समर्थक। इस वर्ड से ही पता चलता है कि इन्होंने जो है क्या कह रहा है कि सर्वसत्तावादी और सर्व अधिकारवादी राज्य का समर्थक। फांसीवादी राज्य को एक आध्यात्मिक व नैतिक सत्ता मानकर उसकी पूजा किया जाता है। उसकी दृष्टि में राज्य ही भगवान है। मुसोलिनी का कहना है कि फांसीवाद एक धार्मिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को एक श्रेष्ठतर कानून और वस्तुपरक इच्छा के साथ साथ अभिन्न रूप से भी जुड़ा हुआ है। इसकी इच्छा में व्यक्ति की इच्छा भी विलीन है और वह उसे एक आध्यात्मिक समाज के सचेतन सदस्य की स्थिति प्रदान करती है। तो इस दृष्टि में जो है फांसीवाद जो है राज्य को सर्वोपरि मानता है और राज्य की इच्छा में ही व्यक्ति की इच्छा को विलीन कर दिया है, और फिर राज्य को इतना हद तक ऊपर मानता है कि उसकी पूजा किया जाता है। दूसरी जो विशेषता है इसकी, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन। पहले ही पॉइंट से पता चल गया कि राष्ट्रवाद कितनी चरम स्थिति में है। तो दूसरा पॉइंट में आइए इसको समझ लेते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन। फांसीवाद राष्ट्र की उपासना करते हैं यानी पूजा करते हैं। उनकी दृष्टि से राष्ट्र ही साध्य है। उनकी दृष्टि में राष्ट्र एक निर्जीव समुदाय नहीं है, बल्कि समान भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म आदि के बंधनों से एक सूत्र में बंधा हुआ है। अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति और विशेष जो उद्देश्य रखने वाला सजीव संगठन भी है। यह जनता के भाग्य का फैसला करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का कोई अलग महत्व नहीं है, यानी राज्य राष्ट्र के बाहर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति के अधिकार राज्य के आदेशों का पालन करने में ही
निहित है, ऐसा मुसोलिनी का कहना है। तीसरा जो है राज्य का सावयव रूप, यानी फांसीवादियों ने कहा कि या फांसीवादियों के अनुसार राज्य एक व्यक्तियों का समूह मात्र ना होकर पृथक शरीर का स्वामी है, यानी शरीर का स्वामी माना गया राज्य को, राष्ट्र को। जिस प्रकार अलग अलग अंगों के होने पर भी शरीर अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसी तरह से राज्य का भी अपना अलग अस्तित्व है। जिस तरह शरीर की रक्षा के लिए किसी गलत अंग को काट दिया जाता है, उसी तरह राज्य रूपी शरीर की रक्षा के लिए मनुष्य सभी अंग को बलिदान कर देता है और किया जाना चाहिए। मुसोलिनी का कहना है कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत एवं राज्य के लिए ही है, राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता है। यह इस तरह फांसीवादी राज्य को एक संपूर्ण शारीरिक इकाई मानते हैं, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और व्यक्ति उसके अधीन भी है। इसकी अगली विशेषता है अतर्कवाद व अबुद्धिवाद में विश्वास। मुसोलिनी जो है किसी भी तर्क में विश्वास नहीं करता है और बुद्धि में भी नहीं। फांसीवादी तर्क व बुद्धि का विरोध करता है। उनका कहना है कि प्रायः व्यक्ति जो होता है बुद्धि की अपेक्षा भावना से काम लेता है। व्यक्ति बुद्धिवाद एवं तर्क के आधार पर कभी भी सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। उसे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तर्क व बुद्धि से परे जाना पड़ेगा। उनका आगे कहना था कि बुद्धि और तर्क की अपेक्षा वह काल्पनिक विश्वास ही सफलता का यंत्र मानता है। उसने आगे लिखा है कि हमारी जो अन्य श्रद्धा ही हमारा राष्ट्र है। यह विश्वास ही पर्वतों को हिला सकता है, तर्क नहीं। इस प्रकार फांसीवादी तर्क वितर्क की अपेक्षा विश्वास पूर्वक कार्य करते रहने को ही प्राथमिकता देते हैं। फांसीवादियों का यही सिद्धांत उनके तानाशाही शासन को स्थापित करता है। इसकी जो पांचवा विशेषता है, एक व्यक्ति के शासन और तानाशाही में विश्वास। फांसीवादी विचारधारा का मानना है कि अधिकार व्यक्ति शासन करने के अयोग्य होते हैं। अधिकतर व्यक्ति, अधिकार नहीं, अधिकतर व्यक्ति यानी कि ज्यादातर व्यक्ति जो है शासन करने के योग्य नहीं होते हैं। शासन की योग्यता तो थोड़े ही व्यक्तियों में होती है। इसीलिए योग्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे अज्ञानी और मूर्ख व्यक्तियों का पद या प्रदर्शन करते हुए उन पर शासन करें। उनके हाथ में शासन की बागडोर आने से जनता को उनकी योग्यताओं का पूरा लाभ होता है। हिटलर तथा मुसोलिनी ने इसी सिद्धांत का प्रचार प्रसार करके जर्मनी व इटली में अपनी निरंकुश सत्ता को स्थापित किया है। मुसोलिनी इटली व जर्मनी में फांसीवाद समर्थक व्यक्तियों ने देशभक्ति, अंधश्रद्धा आदि का प्रचार करके मुसोलिनी व हिटलर की निरंकुशता को मजबूती प्रदान की। इन देशों में इन दोनों की देवताओं की तरह पूजा होने लगी। जिसने भी उनका विरोध करने का साहस किया उसे मौत का घाट उतार दिया जाता था और उसे उतार भी दिया गया। धीरे धीरे हिटलर मुसोलिनी ने राज्य की संपूर्ण व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। आगे है प्रजातंत्र का विरोध। फांसीवाद जो है लोकतंत्र का घोर विरोधी है। उसकी दृष्टि में प्रजातंत्र मूर्ख व भ्रष्ट व्यक्तियों का शासन है। उनका कहना है कि लोकतंत्र एक मरणासन शव है जो पूरी तरह सड़ चुका है। उनकी नज़र में संसद जो है बातों की दुकान है। मुसोलिनी ने कहा है लोकतंत्र थोड़े थोड़े समय बाद चुनावों के समय लोगों को झूठी संप्रभुता का आश्वासन देने का साधन है। आगे इन्होंने एक है उदारवाद का विरोध। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर देता है। फांसीवादी अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक बल देते हैं। उनका कहना है
कि व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता तो राज्य के आदेशों का पालन करने और राष्ट्रभक्ति में ही है। उदारवादियों द्वारा लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किए जाने का भी फासीवाद विरोध करते हैं। उनका कहना है शासन की बागडोर योग्य व्यक्तियों के हाथ में ही ठीक रहती है, जनता को शासन से दूर रहने में ही भलाई है। इसी तरह फासीवादी आर्थिक उदारीकरण का भी विरोध करता है और उनका मानना है कि आर्थिक उदारीकरण राष्ट्रहित में नहीं होता है। आगे है समाजवाद का विरोध। फासीवादी समाजवाद व साम्यवाद के घोर विरोधी है। समाजवाद समानता पर जोर देता है। असमानता प्रकृति की देन है। ये फासीवादी का विचार है कि असमानता जो है प्रकृति की ही देन है। प्रकृति ही किसी को मूर्ख बनाया है और किसी को जो है ज़्यादा विद्वान बनाया है, और किसी के ऊपर जो है शासन किया जाता है और कोई शासन करने वाला होता है। प्रकृति का नियम है योग्य और अयोग्य पर शासन करे। योग्य जो है अयोग्य पर शासन करे। उसे वर्ग संघर्ष की बात भी अमान्य है, क्योंकि विभिन्न वर्गों में सहयोग व समन्वय के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था कायम रह सकती है। वे राज्य विहीन समाज की अवधारणा को भी काल्पनिक मानते हैं। मुसोलिनी ने कहा कि आर्थिक समृद्धि मनुष्य को उन पशुओं के समान बना देगी जिन्हें अपना पेट भरने के सिवाय और कोई काम नहीं होता। इसीलिए वह मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए साम्यवाद को अमान्य करता है। वह पूंजीपतियों और श्रमिकों को सहयोग के आधार पर कार्य करने को कहता है ताकि इटली की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठित किया जा सके। आगे है व्यक्तिवाद का विरोध। फासीवादी व्यक्ति को एक साधन मानते हैं। मुसोलिनी का कहना है कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और ना कोई राज्य का विरोध कर सकता है। फासीवाद राज्य को संप्रभु मानकर उसकी पूजा भी करता है। उसका विश्वास है कि राज्य की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानने से व्यक्ति अपनी तथा अपनी संस्कृति व सभ्यता का विकास कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को साधन बनकर राज्य रूपी साध्य के लिए ही कार्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति को राष्ट्र हित में अपने प्राण भी देने पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। आगे इन्होंने कहा साम्राज्यवाद तथा सैनिकवाद का समर्थन। फासीवादी राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध को अनिवार्य मानता है। उनका कहना है कि युद्ध खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का साधन है। इसमें योग्य व निर्बल राष्ट्रों का सफाया हो जाता है और योग्य व्यक्तियों को ही जीने का अधिकार प्राप्त होता है। इससे साहस, त्याग, बलिदान जैसे गुणों का विकास होता है और राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि होती है। इसके द्वारा शक्तिशाली राष्ट्रों को साम्राज्यवाद का विस्तार करने के अवसर प्राप्त होते हैं। आगे इन्होंने कहा धर्म और चर्च में विश्वास। फासीवाद एक अवसरवादी विचारधारा है। प्रारंभ में तो फासीवादियों का धर्म कोई विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने जब यह महसूस किया कि धार्मिक विश्वास के बिना उसके राष्ट्रवाद का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, तो मुसोलिनी ने क्या किया कि धार्मिक नेताओं के साथ 1929 में समझौता करके धार्मिक समर्थन को प्राप्त कर लिया। इस तरह फासीवादी धर्म और चर्च में अपना गहरा विश्वास व्यक्त करने लगे। वे संस्कृति व सभ्यता के विकास में धर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध। अंतर्राष्ट्रीयता यानी कि अंतर्राष्ट्र का विरोध किया। फासीवादी राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक है। उनका जातीय श्रेष्ठता में गहरा विश्वास है। हिटलर ने जर्मन जाति को विश्व की श्रेष्ठ जाति मानकर यहूदियों पर अमानवीय अत्याचार किए। मुसोलिनी ने भी गैर इटली जातियों को कुचल दिया था। उनका विश्वास था कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से कोई मेल नहीं है। प्रभु सत्ता राष्ट्र के पास होती है, राष्ट्रों के समूह के पास नहीं। मुसोलिनी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय शांति या व्यवस्था की बात केवल वही राष्ट्र करते हैं जो अन्य राष्ट्रों के साथ
संघर्ष और प्रतियोगिता में असफल रहते हैं। फांसीवादियों की दृष्टि में स्वराष्ट्र हित सर्वोपरि है, वे इस परम साध्य के लिए ही है। आगे है परंपरावाद का समर्थन। फांसीवादी इतिहास व परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। मुसोलिनी ने सत्ता प्राप्त करने के बाद लोगों को कहा कि इटली गौरवपूर्ण परंपराओं वाला देश है, हमें इसे फिर से खोई हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दिलानी है, यानी वापस करना है। उसका विश्वास था कि अतीत का गौरवपूर्ण गुणगान करके ही लोगों को एक मंच पर संगठित किया जा सकता है और शासन सत्ता को अस्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। इसलिए उसने परंपराओं का गुणगान किया और इटली के गौरवमयी इतिहास से इटली की जनता को अवगत भी कराया। ये मुसोलिनी ने किया। आगे कहा निगमनात्मक राज्य का समर्थन। फांसीवादियों के अनुसार राज्य व्यक्तियों का निर्जीव समूह नहीं है, अपितु बल्कि विभिन्न आर्थिक कार्य करने वाला संघों या निगमों का सजीव समुदाय है। व्यक्तियों इन संघों में शामिल होकर अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय के अनुसार संबंधित व्यवसाय के नियम का सदस्य होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फांसीवाद एक ऐसा दर्शन है जो वास्तविकता पर आधारित है। मुसोलिनी ने स्वयं ही कहा था कि हम समय, स्थान, वातावरण के अनुसार ही काम करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली व जर्मनी के सामने प्रमुख समस्या आर्थिक विकास की थी। वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल बना हुआ था, उसे दूर करने के लिए एक ऐसे ही कार्यक्रम की आवश्यकता थी जो फांसीवादियों द्वारा चलाया गया। यदि मुसोलिनी उग्र राष्ट्रीयता को बढ़ावा न देता और इटली के गौरवमयी इतिहास की बात जनता के सामने न रखता, तो इटली के लोगों को संगठित करना, उनका विश्वास जीतना उसके लिए संभव नहीं था। इसीलिए जिस प्रकार की निरंकुश शासन व्यवस्था उसने कायम की, वह तत्कालीन परिस्थितियों की मांग थी। ये जो मुसोलिनी यानी फांसीवाद विचारधारा का जनक जो इटली में था, उसका ये विशेषता और सिद्धांत है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फांसीवाद की जो आलोचना हुई है, फांसीवादी विचारधारा की आलोचना को पढ़ेंगे और फिर इसके आगे जितनी भी प्रक्रिया है, इन सारी प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।